हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई 21 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। जो कल की न्यूज़ हमारी रही थी उन पर बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे, उनका रिवीजन रहेगा, उन पर बेस्ड उनके से कनेक्ट करते हुए और भी न्यूज़ रहेंगी। आप लोगों से गुजारिश रहेगी प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ओके, सो राधे राधे बच्चों, राधे 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 राधे। ओके, सो स्टार्ट करें सेशन। ओके ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कोट है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय यू, व्हाट यू टू डू टुडे एंड नॉट टुमारो। सिंपल शब्दों में ये कह रहे हैं कि जो आप आज करते हैं ना मेरे भाई, उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। यार ये तो हर कोई जानता है, कोई नई बात नहीं है कि जो आप आज करेंगे उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड है। बट आपको इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि आपका गोल होता है आगे का, लेकिन प्रयास होते हैं वर्तमान के। और वर्तमान के जो प्रयास होते हैं वो आगे के गोल के संदर्भ में होने चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए, उससे कोरिलेट करते हुए होने चाहिए। और आपके जो भी काम है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपका पूरा का पूरा जीवन है मेरे भाई, जो अभी वर्तमान में चला 24 घंटे का जो जीवन है, वो आपके गोल के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। आपका रहना, आपका जाना, आपका करना, हर एक चीज मेरे दोस्त आपके गोल के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। देखो, हर चीज आपको लगती है कि यार आसान होती है, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ चीजें बहुत टफ भी लगती हैं, अलग अलग व्यक्ति टू भाई पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन मैं अपने आधार पर बोलूं और जो मैंने अनुभव किया है कि हर चीज आसान है, बशर्ते बशर्ते मेरे भाई आप उसको करना शुरू कर दें। अगर सोच में रखते हैं तो हर चीज टफ है, पहाड़ पे चढ़ना टफ है, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा तो चढ़ेंगे, थोड़ा तो चढ़ेंगे, धीरे धीरे ऊपर भी चढ़ जाएंगे। लेकिन सिर्फ सोच में रखने से काम नहीं होगा। और वही चीज प्रयासों को लेकर है। प्रयास भी सोच में नहीं होने चाहिए, हकीकत बनने चाहिए। आप प्रयास करेंगे, हो सकता है सफलता ना मिले, 10 बार ना मिले, 100 बार ना मिले, 101 बार भी तो मिलेगी। लगातार चलना पड़ेगा। आपको नहीं पता वो आपका कौन सा प्रयास है जो मेरे दोस्त रंग लाएगा। और जो आप सोच रहे हो अगर नहीं भी मिलता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो आपको जो भी मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। ये मैं खुद का अनुभव बता रहा हूं मेरे भाई। ऊपर वाले का नाम लीजिए, राधे राधे करते रहिए, जय श्री राधे करते रहिए, अपने प्रयास को बेहतर करते रहिए, निश्चित तौर पे चीजें बेहतर होने वाली हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों के लिए सुदर्शन बैच और ये जो प्राइजेस आप देखेंगे वॉरियर प्रो के, वो ड्रॉप हो गए, ठीक है। इस पर डबल वैलिडिटी आ चुकी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुदर्शन में लगातार क्लासेस चल रही है मेरे भाई, फरवरी महीना भी चल रहा है हमारा, अक्टूबर मंथ भी चल रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो बैच और बैंक महापैक। ओके, आप बैंक महापैक भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी आपकी डबल वैलिडिटी 80% डिस्काउंट है। पहला सवाल आपके सामने, गौर फरमाइएगा, देखिएगा बच्चों। तो NIDAR स्टैंड, इसका फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च। ओके, दिस इज करेक्ट। ओके, ये करेक्ट है मेरे भाई। नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, इवन इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पार्टनरशिप विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नहीं किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एक स्वयन स्वयन एक इनिशिएटिव है, उसका एक भाग है, ये तो पता है मेरे भाई। स्वयन SWAYAAN इनिशिएटिव का एक ये भाग है मेरे भाई। ओके, ये भी अपना करेक्ट है। जो टोटल प्राइस पूल है इस चैलेंज के लिए वो 40 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 3 4 अपना राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर बनेगा मेरे भाई। ओके, अगला सवाल देखिएगा। इंडिया का जो पहला PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा ट्रू है? उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा ट्रू है? यहां लिखा है कि इंदौर देश का पहला PPP मॉडल बेस्ड एक ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, इसको स्टैब्लिश करेगा अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ये करेक्ट है। ये जो प्लांट है इसको डेवलप किया जा रहा है बिचौली हप्सी, यहां पर 55,000 स्क्वायर फीट लैंड मेरे भाई, ये भी करेक्ट है। प्लांट विल प्रोसेस ग्रीन वेस्ट लाइक प्लास्टिक एंड मेटल स्क्रैप, ये ग्रीन वेस्ट में आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इनकरेक्ट है। एस्ट्रोनॉमिकल जो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है, इसने पार्टनरशिप करी इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ फॉर दिस प्रोजेक्ट मेरे भाई। आंसर बनता है 1 2 और 4। ओके, 1 2 और 4। अब तीसरा वाला इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ग्रीन वेस्ट जैसे कि वुड हो गया, ब्रांचेस हो गया, लीव्स हो गया, उनको प्रोसेस करेगा।
फ्लावर्स हो गया उनको प्रोसेस करेगा, ना कि प्लास्टिक और मेटल स्क्रैप को मेरे भाई ये प्रोसेस करेगा। ओके, आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स इन असम। ये कहती कॉम्प्लेक्स जो डेवलप किया जाएगा ये ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नमरूप, यहां पर इसकी जो प्रेमाइसिस है वहां पर डेवलप किया जाएगा, ये करेक्ट है। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी इस नमरूप 4 प्रोजेक्ट की वो 12,700 करोड़ रुपए रहेगी, ये इनकरेक्ट है भाई, ये इनकरेक्ट है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ असम विल होल्ड 40% इक्विटी शेयर इन जॉइंट वेंचर, ये करेक्ट है। ओके, प्रोजेक्ट विल बी कमीशन विद इन 48 मंथ, ये भी अपना करेक्ट है। ओके, तो इनकरेक्ट 12,700 करोड़ इसलिए क्योंकि जो अमाउंट दिया गया वो 10,601 करोड़, 10,601 करोड़ मेरे भाई, 10,601 करोड़। ओके, अगला सवाल देखिएगा। व्हाट इज द रिवाइज मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट बाय सेट बाय सेबी फॉर जीरो कूपन बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट, मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, या सिंपल शब्दों में बोले तो इन बॉन्ड का अमाउंट यहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो चेंज कर दिया है। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना मेरे भाई, ये ZCZP। ओके, ZCZP, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। इसका जो अमाउंट था पहले वो कितना था, 1,000 रुपए या 10,000 रुपए, सर 10,000 रुपए। अब ये बढ़ाकर ये घटाकर कितना कर दिया गया, 1,000 रुपए कर दिया गया, 1,000 रुपीज कर दिया गया। क्लियर है गाइस? अभी सेबी के वर्तमान में चेयरमैन में कुछ नाम को लेकर बदलाव देखने को हमें मिला था, अगर आपको आइडिया हो तो मेरे भाई आइडिया होगा। वैसे इतना कोई बड़ा चेंज, मतलब इतना बड़ा नाम नहीं है, मतलब इतना बड़ा कोई इतना टफ अपॉइंटमेंट नहीं है जो याद ना रहे। अब बड़ा नाम तो है, अपॉइंटमेंट तो बड़ा है मेरे भाई। यहाँ पर सेबी के जो चेयरमैन है इनका नाम है तुहिन कांत पांडे। ओके, तुहिन कांत पांडे 11वें नंबर के सेबी के चेयरमैन बने, और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया उनका नाम है माधवीपुरी बुच। ओके, माधवीपुरी बुच जो कि फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन थी सेबी की, उनको इन्होंने यहां पर रिप्लेस किया था। ओके, अभी अभी सेबी न्यूज में रहा था, उसने एक बॉन्ड पोर्टल लॉन्च किया था, बॉन्ड सेंट्रल करके एक पोर्टल लॉन्च किया था, अगर आपको याद हो मेरे भाई। किस चीज के लिए? फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, अभी एक और न्यूज रही थी कि जो सेबी की इनकम है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये आपकी 2075 करोड़ रुपीस रही थी, 2075 करोड़ रुपए रही थी, और इसकी इनकम में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है वो 48% की रही थी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो अर्निंग रही थी फ्रॉम फीस एंड सब्सक्रिप्शन, उसमें अगर हम लोग देखें वो बेसिकली उसकी वजह से जो इनकम यहां पर देखने को मिली वो 2075 करोड़ रुपए देखने को मिली थी, 48% की ग्रोथ देखने को मिली थी। ओके, क्लियर भाई? अभी सेबी ने एक और काम किया था, एक कंपनी इसका नाम है पेटीएम। पेटीएम इसको अप्रूवल दी थी, क्या अप्रूवल दी थी कि तू रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकती है, मतलब पेटीएम मनी को रिसीव मिली हुई अप्रूवल सेबी की कि इस चीज के लिए कि तू रिसर्च एनालिस्ट सर्विस ऑफर कर सकती है, या पेटीएम रिसर्च एनालिस्ट सर्विस ऑफर कर सकता है। ओके, रिसर्च एनालिस्ट सर्विस यहां पर ऑफर कर सकता है। अच्छी न्यूज है दोस्त, ये बढ़िया न्यूज है, यहां से सवाल बन सकता है। ओके, एक सेबी ने एक मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया था, मित्र MITRA, मित्र पोर्टल मेरे भाई। किस चीज के लिए? पहले तो नाम ही फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ओके, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्रीवल असेसमेंट मेरे भाई। ओके, सेबी के द्वारा ये पोर्टल एक लॉन्च किया गया था, किस चीज के लिए? अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने के लिए। क्लेम्ड म्यूचुअल फंड है उनको ट्रैक करने के लिए। इवन इसी तरीके का पोर्टल एक आरबीआई का भी है, उद्गम पोर्टल, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, उद्गम पोर्टल अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसको ट्रैक करने के लिए। ओके, अभी एक और हम लोगों ने न्यूज पढ़ी थी ICCL वाली, क्या न्यूज रही थी? इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाली, कि सेबी के द्वारा अभी इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी 5.05 करोड़ की। ओके, कितने की मेरे भाई? 5.05 करोड़ रुपीस की पेनल्टी सेबी के द्वारा इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर लगाई गई थी। किस चीज के लिए? फॉर साइबर एंड नेटवर्क ऑडिट वायलेशन। ओके, फॉर साइबर एंड नेटवर्क ऑडिट वायलेशन, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इंडियन
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कितनी सारी चीजें हम लोगों की कनेक्ट हो गई यहां पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये समझ लीजिए इसी पेज से आपको सवाल मिल जाएंगे, इन्हीं पेजेस से आपको सवाल मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, यूपीआई जो इंसेंटिव स्कीम रही है 2024-25 के लिए, भीम यूपीआई, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? उसके कॉन्टेक्स्ट में मेरे भाई आज एक एनपीसीआई रिलेटेड न्यूज पढ़ाऊंगा मैं। मार्च में कौन सी डेट तक पढ़ना है पेपर? अप्रैल में लगा हुआ, अप्रैल तक का पढ़ना है भाई। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया यहां पर 1500 करोड़ रुपए इंसेंटिव लो वैल्यू भीम यूपीआई पीयर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए। करेक्ट है। जो इंसेंटिव रेट है वो 0.15% का रहेगा, जो कि दिया जाएगा 2000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन के लिए स्मॉल मर्चेंट को, ये भी करेक्ट है। ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 2000 विल अट्रैक्ट हायर इंसेंटिव, जीरो इंसेंटिव अट्रैक्ट करेगा, ये इनकरेक्ट है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा है सेंटर हैज डिफाइंड स्मॉल एंड लार्ज मर्चेंट फॉर भीम यूपीआई इंसेंटिव। तो मेरे भाई ये करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा अपना करेक्ट है। ओके, पहली दफा सेंटर ने डिफाइन किया स्मॉल और लार्ज मर्चेंट को फॉर भीम यूपीआई इंसेंटिव। ओके, अब देखो यहां से आप क्या करेक्ट कर सकते हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी अब 3 सब्सिडरी हो चुकी हैं। ओके, एक एनआईपीएल है जो आज न्यूज में है, इसको पढ़ेंगे। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड मेरे भाई, एक है एनबीबीएल, एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड। एक है मेरे दोस्त जो कि अभी नई बनी है एनबीएसएल, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बना था। इसमें बी क्या है ये पूछा गया था। तो एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड। अब मेरा एक सवाल है मेरे भाई, इसमें भीम की फुल फॉर्म क्या? भीम की, ये भीम की फुल फॉर्म क्या है? ये भी तो पूछा जा सकता है। भारत इंटरफेस, और फरमाइएगा, फॉर मनी। ओके, अभी तो कुछ एक केसेस में जो यूपीआई की लिमिट है वो एक्सटेंड की गई है। ओके, यूपीआई की लिमिट जो है वो एक्सटेंड करके शायद से 5 लाख रुपए कर दी गई है। किन किन केसेस में मेरे भाई, किन किन केसेस में? जैसे कि आरबीआई ने कहा है कि यूपीआई के ट्रांजेक्शन की लिमिट जनरली कहीं 2 लाख रुपए, कहीं लाख रुपए, इन केसेस में 5 लाख रुपए कर दी गई है। और इन्होंने बोला है कि हाई वैल्यू जो ट्रांजेक्शन है उनके लिए स्पेसिफिक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए। अब ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं? जो लिख रहा हूं ना, एग्जाम का सवाल है बेटा। टैक्स पेमेंट, ओके, पेमेंट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ओके, हॉस्पिटल, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एप्लीकेशन, आरडीजी जो आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उसके लिए, आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम है मेरे भाई उसके लिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और इसके अलावा और कौन सा है जिसमें भी चेंज हुआ है? कुछ आपको याद आ रहा हो मेरे भाई? टैक्स पेमेंट हो गया एक, तो हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, आईपीओ हो गया, आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम हो गया। इसके अलावा कौन सा है जो रिसेंट में कुछ चेंजेस हुए थे? हम्म। बहुत बढ़िया। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और काम किया था, यूपीआई 123 पे इसकी लिमिट भी बढ़ा दी थी। ठीक है, यूपीआई
1 2 3 पे जो है इसकी भी ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ा दी थी। ठीक है, क्या लिमिट बढ़ाई है यहां पर इन्होंने? इन्होंने बोला है कि जो ट्रांजेक्शन लिमिट है, ट्रांजेक्शन लिमिट है वो बढ़ाकर 5,000 रुपए से 10,000 रुपए कर दी है। ओके, यूपीआई 1 2 3 पे जो है उसमें जो अमाउंट है जो कि पर ट्रांजेक्शन लिमिट थी वो 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है मेरे भाई? 10,000 रुपए कर दी है। इवन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इन्होंने एक यूपीआई लाइट है, यूपीआई लाइट, यूपीआई लाइट की लिमिट भी बढ़ा दी है। अब जो ये वॉल, एक दो चीज है इसमें भी, एक तो है वॉलेट बैलेंस लिमिट और दूसरा यहां पर ट्रांजेक्शन लिमिट। ओके, वॉलेट बैलेंस लिमिट एंड पर ट्रांजेक्शन लिमिट। तो पर ट्रांजेक्शन लिमिट जो पहले 500 रुपए थी, अब ये बढ़ाकर कर दी है 1,000 रुपए। और जो वॉलेट बैलेंस लिमिट थी ये बढ़ाकर कर दी है 5,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? जो लिख रहा हूं ना, ये वो सवाल है जो आने आने कोई रोक नहीं सकता दोस्त। आने आने मतलब नो बडी, आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त, एग्जाम में निश्चित तौर पे आएगा। बस आपको यह ध्यान देना है कि कैसे भी करके जितने भी चेंजेस किए जा रहे हैं वो चेंजेस आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, एक पेपर पर लिखे हुए होने चाहिए भाई। और अगर एक पेपर पे लिखे फिर तो मजा आने वाला है। यूपीआई लाइट की लिमिट बढ़ गई, यूपीआई 1 2 3 पे की लिमिट बढ़ गई, कुछ केसेस में यहां पर जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट है यूपीआई की वो बढ़ा दी गई, आरडीजी की लिमिट पहले से बढ़ी हुई है। ठीक है, टैक्स पेमेंट की लिमिट मेरे भाई बढ़ गई है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेवी फ्रेंच नेवी ने अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी वरुण 2025 मेरे दोस्त। कहां पर कंडक्ट की है ये एक्सरसाइज? कहां पर कंडक्ट की गई है? डिफेंस एक्सरसाइज है दोस्त। एक एक्सरसाइज अभी रही है बोंगो सागर, इसका इसका आंसर तो बनेगा, ये 23rd एडिशन है। ठीक है, बोंगो सागर एक्सरसाइज। ओके, बोंगो सागर भारत की बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज है, बे ऑफ बंगाल में। यहां पर एक एक्सरसाइज कॉर्पेट भी है, कॉर्पेट भी, ये बांग्लादेश के साथ है, बे ऑफ बंगाल में। इसमें जिस इंडियन नेवी के शिप ने पार्टिसिपेट किया उसका नाम है रणवीर। ओके मेरे भाई, क्या नाम है? रणवीर, रणवीर मेरे भाई। और ये जो एक्सरसाइज है वरुण एक्सरसाइज, इसमें जो नेवल एक्सरसाइज है 2001 से मेरे भाई एक्सरसाइज हो रही है। और अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की तरफ से कौन इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। ओके, फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसमें शक्ति है, वरुण है और गरुड़ है। बांग्लादेश के साथ एक और एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है संप्रति, संप्रति मेरे भाई, संप्रति एक्सरसाइज और होती है। ओके, आपसे मैंने एक होमवर्क पूछा था, किसी ने जवाब नहीं दिया इसका। बोंगो सागर और कॉर्पेट का एडिशन कौन सा है? एडिशन, बोंगो सागर का एडिशन कौन सा है, कॉर्पेट का एडिशन कौन सा है? ओके, अगला देखिएगा, किस दिन वर्ल्ड स्पैरो डे हम लोग हर साल मनाते हैं? किस दिन को हम लोग वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं? वर्ल्ड स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल मेरे दोस्त 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को। ओके, व्हाट इज द टाइटल ऑफ बुक रिलीज टू कमेमोरेट गोल्डन जुबली ऑफ इंडियाज मेडन हॉकी वर्ल्ड कप? 1975 में जब भारत ने पहली दफा हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, तो उस हॉकी वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन रह रहा है और एक बुक रिलीज की गई है, एक बुक मेरे भाई, एक बुक। और जहां तक है मेरे को, अगर मैं अगर गलत नहीं हूं, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हॉकी इंडिया के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अभी हॉकी इंडिया अवार्ड्स रहते मेरे दोस्त, अगर आपको याद हो मेरे भाई। यहां पर आंसर बनता है मेरे भाई, किताब का नाम मार्च ऑफ ग्लोरी।
अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्पेशल ट्रिब्यूट तो दिया गया था, जो 1975 की टीम है उसको सम्मानित किया गया था, वो तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि भाई हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इसमें दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सविता पूनिया है, सविता पूनिया, इनको जो हॉकी इंडिया अवार्ड्स रहे हैं उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनको गोलकीपर, गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था, ओके। गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। इसमें दो नाम इंपॉर्टेंट बनेंगे, एक प्लेयर ऑफ द ईयर मेरे भाई मेल में, और एक फीमेल में, ओके। तो जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो उसमें जाता है बलबीर सिंह, बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड, ओके। प्लेयर ऑफ द ईयर मैन, प्लेयर ऑफ द ईयर वीमेन। अब जो प्लेयर ऑफ द ईयर मैन है मेरे भाई, उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। और जो वीमेन है मेरे भाई, इनका नाम है सविता पूनिया, सविता पूनिया, ओके। बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड, प्लेयर ऑफ द ईयर मेरे दोस्त। और जो ये गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड है, इस अवार्ड का नाम है बलजीत सिंह, बलजीत सिंह अवार्ड, ओके। और जो ये टीम थी, इस टीम को कौन सा सम्मान दिया गया था? मेजर, जो ये 1975 की टीम है, जो 1975 वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेरे भाई, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ओके। चलो इससे याद आया मेरे भाई, जब अवार्ड्स की बात हो रही है तो लगे हाथ एक काम कर लेते हैं, जो अपने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, ओके, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, वो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इस साल जो दिए गए उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो दिया गया 2024, ये किसको दिया गया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024। तो ये चार लोगों को इससे सम्मानित किया गया मेरे भाई, इस पर चार लोगों को, ओके। कौन कौन है वो? तो एक है डी गुकेश, डी गुकेश मेरे भाई, ओके। ये चेस से रिलेटेड है, कौन नहीं इनका नाम जानता मेरे दोस्त। और हरमनप्रीत सिंह, देखो अभी नाम आया था हरमनप्रीत सिंह का, यही हरमनप्रीत सिंह को, हरमनप्रीत सिंह, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया। एक है प्रवीण कुमार मेरे दोस्त, प्रवीण कुमार, पैरा एथलीट है मेरे भाई, पैरा एथलीट। और एक नाम और है मेरे दोस्त, मनु भाकर, मनु भाकर, ये शूटिंग से रिलेटेड है, ओके। डी गुकेश आपके चेस से रिलेटेड, हरमनप्रीत सिंह ये आपके हॉकी से रिलेटेड है। इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। क्या यार न्यूज है, गजब की न्यूज है। मतलब निश्चित तौर पे ऐसी न्यूज है मेरे दोस्त जो आपके एग्जाम का पार्ट बनेगी, बनेगी, आना ही आना है, सेट कर लीजिए दिमाग में, ओके। अब चलो अवार्ड्स की बात हो रही तो एक अवार्ड और कनेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत मेरी बढ़ रही है उसमें मेरे भाई, ठीक है। वो अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड, जिसका रिवीजन हम लोगों का हो ही नहीं पा रहा है। हम सारे अवार्ड्स का रिवीजन कर ले रहे हैं, सिर्फ एक ऑस्कर अवार्ड का रिवीजन नहीं हो पा रहा है। क्यों गलत बोल रहा हूं मेरे भाई? चलो ऑस्कर अवार्ड में देखते हैं, लीडिंग एक्टर में किसको दिया गया बताइए? ऑस्कर अवार्ड में लीडिंग एक्टर में अवार्ड किसको दिया गया दोस्त? लिखना शुरू करिए चैट में, एग्जाम का सवाल है भाई, आना ही आना है वहां से। चलिए देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड की बात कर लेते हैं। यहां पर पुराने वाले एक पेज पे चलते हैं, यहां से यहां पर लिख लेता हूं मैं, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। ऑस्कर 97th, ओके, अकेडमी अवार्ड्स, इसको बोलते हैं मेरे भाई ऑस्कर अवार्ड। बच्चों एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट, एक मिनट के लिए होल्ड पर कर रहा हूं। तो ऑस्कर अवार्ड की बात कर लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो बेस्ट एक्टर अवार्ड गया है, बेस्ट एक्टर अवार्ड मेरे भाई, वो गया है एड्रियन, एड्रियन ब्रॉडी को, ओके। एड्रियन ब्रॉडी को, जिस मूवी के लिए गया है उस मूवी का नाम है द ब्रूटलिस्ट, ओके, द ब्रूटलिस्ट मेरे भाई, द ब्रूटलिस्ट के लिए। जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गया है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, वो गया है मिकी,
ओके, मिकी मेडिसन को, किसको मेरे भाई? मिकी मेडिसन को। ओके, जिस मूवी के लिए गया उस मूवी का नाम है अनोरा। क्या नाम है मेरे भाई? अनोरा, अनोरा, अनोरा मेरे भाई। ओके, एक नाम है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का। आप लोग लीडिंग पढ़ के जा रहे हो, एग्जामिनर सपोर्टिंग पूछ ले रहा है। सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको गया है? सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड गया कैरेन, कैरेन कुलकिन को। ओके, कैरेन, कैरेन कुलकिन को। ओके, कुलकिन को किस मूवी के लिए गया है? अ रियल पेन के लिए, अ रियल पेन के लिए। सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड, सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड ये गया है जू को। ओके, जू सल्डाना। ओके, जू सल्डाना, सल्डाना या सल्डाना। एमिलिया पेरिस के लिए मेरे भाई, एमी, ठीक है, एमिलिया लिया पेरिस के लिए अवार्ड दिया गया। ओके, एमिलिया पेरिस के लिए। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्त, अपने पास समय समय आगे, तो आराम से तसल्ली से पढ़ो, पूरा रिवीजन भी करेंगे और पूरा न्यूज भी पढ़ेंगे। बेस्ट एक्टर अवार्ड गया एड्रियन ब्रॉडी को मेरे भाई, द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गया मिकी मेडिसन को, अनोरा के लिए। सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड गया किरण कुलकिन को मेरे भाई, अ रियल पेन के लिए। सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड गया जू सल्दाना को मेरे भाई, एमिलिया पेरिस के लिए। तो चारों क्लियर हो गए, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस मेरे भाई। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि यार और भी अवार्ड है, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ लिमिटेड अवार्ड है जो हमें याद रखने, नहीं, हमें यह भी याद रखना है बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको गया है, बेस्ट, सॉरी, डायरेक्टर अवार्ड। तो बेस्ट जो डायरेक्टर अवार्ड गया है वो गया मेरे भाई सीन बेकर को। ओके, सीन बेकर को। यार एक जगह और नाम आया था मेरे को जहां तक याद है, सीन बेकर, अगर मैं गलत ना हूं तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी इनका नाम रहा था। अगर कुछ याद आ रहा है तो प्लीज आप कनेक्ट करना मेरे को, सच में मेरे को भगवान कसम याद नहीं आ रहा है, तो तुम लोग, मैं मजाक में नहीं पूछ रहा हूं, सीरियसली पूछ रहा हूं, मेरे को बताना जरा कि यार सीन बेकर का नाम एक और कारण से न्यूज में रहा था, और भी कोई रीजन था। सीन बेकर, इनको अनोरा के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था। अब एक सवाल आ सकता है कि बेस्ट मूवी कौन सी रही थी, बेस्ट पिक्चर कौन सी रही थी? बेस्ट पिक्चर, तो जो बेस्ट पिक्चर रही थी वो अनोरा रही थी मेरे भाई, अनोरा। एटलीस्ट आपको इतने तो याद रखने हैं, एटलीस्ट आपको मेरे भाई इतने तो याद रखने हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आराम से इसका आंसर करना दोस्त, अगर सीन बेकर का कोई रिलेशन रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मार्च ऑफ ग्लोरी इस किताब का नाम है, ये तो क्लियर है। विच ग्लोबल फास्ट फूड चेन इज सेट टू एस्टैब्लिश इट्स ग्लोबल ऑफिस इन हैदराबाद? कौन सी कंपनी अपना ऑफिस मेरे भाई हैदराबाद में सेटअप कर रही है? कौन सी कंपनी अपना ऑफिस हैदराबाद में सेटअप कर रही है मेरे भाई? कौन सी कंपनी अपना ऑफिस हैदराबाद में सेटअप कर रही है, हैदराबाद में? राइट आंसर बनना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 मेरे भाई। ठीक है, ग्रैमी का रिवीजन भी करवा दो बेटा, वो करा दूंगा मैं। मैकडोनाल्ड, किसी एक दिन ग्रैमी पकड़ लेंगे। अभी हम लोगों ने एक न्यूज पढ़ी थी टाटा सन्स की, देखो कंपनी न्यूज में तो टाटा कंपनी उठा ले, मतलब कंपनीज उठा लेते हैं, और टाटा प्ले ये न्यूज में आए थे। क्यों न्यूज में आए थे? असल में भी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि टाटा सन, आप एक्विजिशन कर सकते हो एडिशनल 10% स्टेक, अतिरिक्त 10% हिस्सेदारी, किसमें? टाटा प्ले में। मतलब टाटा सन को बोल दिया कि टाटा प्ले में आप अतिरिक्त 10% हिस्सेदारी ले सकते हो। किससे? इससे, इसका नाम है टेमसेक, टेमसेक होल्डिंग से मेरे भाई। किससे? टेमसेक होल्डिंग से। वैसे टाटा सन के पास ऑलरेडी 60% हिस्सेदारी है, अब 10% और हिस्सेदारी यहां पर इसको मिल रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी बजाज की, बजाज मेरे भाई, बजाज फिनसर्व, 2 दिन पहले तो पड़ी है ये वाली। बजाज फिनसर्व है, ये कह रहा है कि जो अलायंस है, ओके, अलायंस मेरे भाई, अलायंस है, इसमें मैं 26% हिस्सेदारी खरीद रहा हूं। कितनी मेरे भाई? 26%। ठीक है, मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो बजाज फिनसर्व विल एक्वायर अलायंस 26% स्टेक इन 2 जॉइंट वेंचर, वो भी 2 इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर है, उसमें हिस्सेदारी खरीद रहा है मेरे भाई। ठीक है, कितने में? 24,180 करोड़ रुपए में। ओके, कौन से 2 जॉइंट वेंचर? एक का नाम है BA
GIC, और एक का नाम है BALIC। अब BA मतलब तो बजाज अलायंस समझ में आ रहा है, ICIC इंश्योरेंस कंपनी समझ में आ रहा है भाई, दो शुरू के दो एंड के याद करने में दिक्कत नहीं है। बजाज अलायंस एंड में इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस एंड में इंश्योरेंस कंपनी, यहां आ जाएगा मेरे भाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यहां आ जाएगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ओके, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 24,180 करोड़ रुपए में 26% हिस्सेदारी खरीद रहा है यहां पर बजाज फिनसर्व। क्लियर है भाई? आई होप क्लियर ही होगा। ठीक है, गूगल की बात करते, गूगल भी अपना न्यूज में रहा था अभी रिसेंट में, रीजन था एक ओपन मॉडल है जो कि वो लेकर आया है, इसका नाम है गैमा 3। गैमा 3 मेरे भाई, गैमा 3 किसका है? गूगल का है। ओके, गूगल का है मेरे भाई। अभी एक जियो और एयरटेल, ये दोनों ही न्यूज में रहे थे, इन दोनों ने टाई अप किया, इन दोनों ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ? इलॉन मस्क की स्पेस एक्स के साथ। स्पेस एक्स के साथ किस चीज के लिए? जो स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है मेरे भाई, वो प्रोवाइड करने के लिए, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई सर्वे ऑन इनवर्ड रेमिटेंस 2023-24। जो इनवर्ड रेमिटेंस रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? अभी आरबीआई का सर्वे रहा था, उसको लेकर उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? सेशन को लाइक जरूर करते चलो यार, तब तो और आनंद आएगा। और पॉसिबल अगर शेयर वेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर देना। चलिए, पहला लिखा है यहां पर कि 2024 में 23-24 में यूएस अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट शेयर ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया ओवरटेकिंग यूएई। यूएई को पीछे छोड़ के भारत यहां पर, मतलब यूएई को पीछे छोड़ के मेरे दोस्त यहां पर यूएस टॉप पर आ गया है। बात समझ में आ रही? यूएस टॉप पर आ गया किस चीज में? मतलब जो स्टेक है, जो इनवर्ड रेमिटेंस है उसमें हिस्सेदारी है वो यूएस की बढ़ गई है। ओके, ये आरबीआई का डेटा है, आरबीआई का जो सर्वे है उसके अनुसार बताया जा रहा है मेरे दोस्त। जो महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, ये टॉप 3 स्टेट है रिसीविंग रेमिटेंस। महाराष्ट्र जिसमें कि लीडर है, महाराष्ट्र जिसमें टॉप पे बैठा हुआ है मेरे भाई। ओके, जो जेसीसी है, जीसीसी मतलब है गल्फ कोऑपरेशन, मतलब जो गल्फ कंट्रीज नहीं है उनकी बात की जा रही है। जीसीसी इन शॉर्ट याद रख सकते हैं। जीसीसी जो नेशन है आपके, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो रेमिटेंस है इसमें जो इनकी हिस्सेदारी है मेरे भाई वो 46.7% पे पहुंच गई है। ऐसा है क्या? ए भाया 46.7% पे पहुंच गई है, ये 37.9% है। 37.9% है मेरे भाई। ये पहले इतनी थी, इससे घट गई है, घटकर कितने पे आ गई? 37.9% पे आ गई। तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट मेरे भाई। और जो इंडिया का शेयर है इन वर्ल्ड रेमिटेंस, ये बढ़कर मेरे दोस्त लगभग 14% पे पहुंच गया है। दिस इज करेक्ट। बात समझ में आ रही बेटा? वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार बात करें तो इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड रेमिटेंस में, वो मेरे दोस्त 2001 में जो 11% था, वो 2024 में मेरे भाई 14% पे पहुंच गया है। 2024 में वो आपका 24% पे पहुंच गया है कि नहीं? गजब न्यूज, मजेदार। एग्जाम का पार्ट बनेगी बनेगी। आरबीआई रिलेटेड न्यूज को तो भगवान मानो, एक भी न्यूज को आप छोड़ नहीं सकते हो। जैसे कि कुछ और 2-4-5 न्यूज है, इनको कनेक्ट कर लेते हैं। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, किस चीज के लिए? टू यूज लोकल करेंसी। किस चीज में? फॉर बायलेटरल ट्रेड में। ओके, अब ये किस देश के साथ भारत का समझौता हुआ है? ये बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ आरबीआई का समझौता रहा है मेरे भाई, बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ। ओके, बात समझ में आ रही दोस्त? अभी एक 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 एनुअल कॉन्फ्रेंस रही थी, एनुअल कॉन्फ्रेंस रही थी किसकी दोस्त? आरबीआई ओम्बड्समैन की। ये कहां पर रही थी? मुंबई में रही थी मेरे भाई, मुंबई में। इस इवेंट को इनॉग्रेट किसने किया था? संजय मल्होत्रा साहब ने। मल्होत्रा जी क्या है? ये आपके आरबीआई के
गवर्नर है। ओके, किस नंबर के गवर्नर है? ये 26th गवर्नर है मेरे भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, अब ये जो कॉन्फ्रेंस रही थी, एनुअल कॉन्फ्रेंस रही थी, इसकी थीम क्या रही थी? व्हाट वाज द थीम मेरे भाई? इसका विषय क्या रहा था? थीम क्या रही थी? तो थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग ग्रीवियंस रिड्रेस, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रीवियंस रिड्रेस द एआई एडवांटेज मेरे भाई, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रीवियंस रिड्रेस द एआई एडवांटेज, इसका विषय रहा था। है कि नहीं गजब न्यूज? ओके, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको एक अवार्ड मिला है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मेरे भाई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से इसको सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके के द्वारा। ओके, सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके के द्वारा इसको अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुद्दे की बात यह है भाई, किस इनिशिएटिव के लिए सम्मानित किया गया इसको? जिस इनिशिएटिव के लिए सम्मानित किया गया उसमें से एक इनिशिएटिव का नाम है प्रभा पोर्टल लॉन्च किया था ये, प्रभा पोर्टल, और एक नाम है मेरे भाई सारथी। ओके, सारथी, ठीक है। इसके लिए अब ये सारथी क्या है? सारथी को जनवरी 2023 में, सॉरी जनवरी 2023, हाँ 23 है मेरे भाई, जनवरी 2023 से इसमें लॉन्च किया गया था। आरबीआई का जो इंटरनल वर्क फ्लो है मेरे भाई, उसको डिजिटाइज करने के लिए, ओके, उसको डिजिटाइज करने के लिए, याद रखिएगा आरबीआई का जो इंटरनल वर्क फ्लो है उसको डिजिटाइज करने के लिए यहां पर एक सारथी लॉन्च किया गया था। और जो प्रभा लॉन्च किया गया था मेरे भाई, प्रभा ये आपका लॉन्च किया गया था मई 2024 में, मई 2024 में। किस चीज के लिए मेरे दोस्त? तो जो एक्सटर्नल यूजर हैं, जो एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है, उनको अगर आरबीआई के पास अप्लाई करना है, कोई रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए मेरे भाई, तो एक रेगुलेटरी जो एप्लीकेशन है उसके लिए, ओके, तो ये सिंपल शब्दों में बोले, टू सबमिट रेगुलेटरी अप्रूवल या रेगुलेटरी एप्लीकेशन टू आरबीआई, एक मेरे दोस्त प्रभा पोर्टल बनाया गया था, ठीक है, टू सबमिट रेगुलेटरी एप्लीकेशन विद आरबीआई, एक एक्सटर्नल यूजर के लिए एक पोर्टल बनाया गया था, इसका नाम है प्रभा। ओके, प्रभा क्लियर बेटा? आई होप मजा आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट भारत का जापान के साथ भी रहा है, जापान के साथ बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट मेरे दोस्त कितने का रहा था? 75 बिलियन यूएस डॉलर का मेरे भाई, 75 बिलियन यूएस डॉलर का बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट जापान के साथ रहा था, भारत का जापान के साथ। ओके, जापान के साथ, बीएसए की फुल फॉर्म है बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट, बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट, बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट मेरे भाई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट था, आरबीआई का एक डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक रहा है, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, और ये इसका जो संस्करण था, इसका जो एडिशन था वो था 5वां। ये आपका 10 मार्च से 16 मार्च तक रहा है। कब से मेरे भाई? 10 मार्च से 16 मार्च तक रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है, इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है? इसका थीम मेरे भाई, थीम इंडियाज पे डिजिटली। ओके, इंडिया पेज डिजिटली। ओके, इंडिया पेज डिजिटली। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मजा आ रहा है ना मेरे दोस्त? रिवीजन हो रहा है, मेहनत कम काम ज्यादा लग रहा होगा ना? अरे भाई सुनने से ही काम हो जा रहा है अपना, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीक कनेक्ट करूंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मेरे भाई, ये आपका 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक रहा है। ओके, 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक रहा था। इसका जो एडिशन है वो 10th है, 10वां इसका संस्करण है, 24 फरवरी 28 फरवरी। ओके, ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है ये 2016 से मनाया जा रहा है, ये एग्जाम में ईयर पूछा गया था इसका, 2016 से मनाया जा रहा है मेरे भाई। और इसका विषय क्या है? इसका विषय है फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी इसका विषय रहा था। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी इसका विषय रहा था। डन? क्लियर है? डन? मजा आ रहा है और मजा चाहिए?
इतने में खुश हो गए? चलो एक और थोड़ा मजा और देता हूं। आरबीआई ने अभी एक इनिशिएटिव लिया था, और इनिशिएटिव लिया था स्पेशली फिशिंग के लिए, ओके। जो साइबर सिक्योरिटी उसको इनहेंस करने के लिए इन्होंने अभी 2 डोमेन लॉन्च किए थे। एक का नाम है बैंक.इन और एक fin.in मेरे भाई, ओके। बैंक.इन, fin.in। अब जो बैंक.इन है ये बैंक के लिए है, और जो fin.in है ये नॉन बैंक एंटिटी के लिए मेरे भाई, नॉन बैंक एंटिटी के लिए। इसके लिए जो रजिस्ट्रार के तौर पे काम कर रहा है वो है IDRBT, ओके। IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ओके। और जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है इसके लिए वो अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है। अप्रैल 2025 मेरे भाई, अप्रैल 2025, ओके। नेक्स्ट न्यूज। अब बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ। आज की पहली न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स से डिस्कस करेंगे, और उस इंडेक्स का नाम है मेरे दोस्त हैप्पीनेस रिपोर्ट, ओके। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, वहां से हमेशा पूछा जा रहा है, तो इस बार भी पढ़ेंगे हम लोग, ओके। यार अगर देखो सेशन पसंद आए ना, प्लीज एक बार लाइक जरूर करो यार, तब तो आनंद आएगा दोस्त, मुझे भी सुकून मिलेगा। एक बार फटाफट लाइक करो, तो क्या 2000 बच्चे देख रहे हैं? उम्मीद करता हूं मेरे भाई पसंद सबको आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। आज लाइव कम है, अब 12 बजे सेशन चल रहा है तो कैसे लाइव होगा? 1 बज रहा है मेरे भाई, अब 12:52 हो गया है, तो कैसे होगा? बच्चा सुबह जल्दी उठता है। आज सुबह मेरे भाई मैं क्लास ले नहीं पाया था, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। सूर्यशर में कल की PDF वो शेयर करता हूं बेटा। नहीं नहीं आएगी अरे यार विलियम से रिलेटेड न्यूज आएगी, मुझे पूरी तैयार करनी है वो भाई, सब कुछ तैयार करना है। उसमें 4 एस्ट्रोनॉट कौन से गए थे, ठीक है, उसको मेरे को ढूंढ बताना है। क्यों घबरा रहे हो? वो सब मेरे दिमाग में है, बताना है, वो तो आनी है एग्जाम में, वो तो सेट है क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते पहली न्यूज की तरफ, ओके। गौर फरमाना, यहां लिखा है कि जो इंद्रानिल, ओके, इंद्रानिल भट्टाचार्य है, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिए गए। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया, कोई नई बात नहीं है। आरबीआई मेरे दोस्त लगातार यहां पर काम कर रहा है। वो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अभी उसने एक अजीत अजीत रत्नाकर जोशी, इनको भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया था मेरे भाई, ठीक है। अजीत रत्नाकर जोशी को भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी टोटल मिलाकर मेरे दोस्त 5 सब्सिडरी है। कौन कौन सी है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ओके, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ओके। एक है आपकी रैबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। एक है इफ्टास मेरे भाई, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलाइड सर्विसेज। और एक है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। एक बार फिर से सुनिएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ओके। टोटल हमारे देश में प्रिंटिंग प्रेस है 4, मैसूर, साल्वोनी, देवास और नासिक। जो मैसूर और साल्वोनी है ये आरबीआई की हैं, देवास और नासिक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जो आरबीआई की 2 हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो SPMCIL के अंतर्गत आती है, सिक्योरिटी मिंटिंग प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत। जो 4 मिंट है मेरे भाई, जिसको आप टकसाल बोलते हो, जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है, जहां कॉइन्स बनते हैं, वो भी 4 है। वो आपकी SPMCIL के अंतर्गत आती है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा मेरे भाई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। बात समझ में आ रही है? एक यार होशंगाबाद में भी कुछ है, किसी को आइडिया है? होशंगाबाद में क्या है? होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल मेरे दोस्त, SPMCIL है, SPMCIL उसकी एक यूनिट है होशंगाबाद में, वो है सिक्योरिटी पेपर मिल मेरे भाई, सिक्योरिटी पेपर मिल, ओके। तो जो प्रिंटिंग, जो बैंक नोट होते हैं, जो नॉन जुडिशियल स्टैंप होती हैं, उनके लिए जो पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका जो मैन्युफैक्चरर है या जो उसको मैन्युफैक्चरर करता है मेरे भाई, वो क्या है? ये आपका होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है। यार होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया है क्या? होशंगाबाद का पहले कुछ और नाम होता था, अब होशंगाबाद को कुछ और बोलते हैं, नर्मदापुरम। ये भी याद रख लेना मेरे भाई, नर्मदापुरम, ओके। देखो एक एक चीज कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, मजा तभी है जब एक एक चीज कनेक्ट हो मेरे दोस्त। बात समझ में आ रही है? सिक्योरिटी पेपर मिल, अब उसको नर्मदापुरम बोलेंगे आप लोग।
डन। SPMCIL के अंतर्गत में ये, ओके। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये तो आपको पता चल गया क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी पेपर, है सिक्योरिटी पेपर। नेक्स्ट, होए होए होए, क्रिस्टी कोवेंट्री फर्स्ट वीमेन आईओसी प्रेसिडेंट बनी। ओके, आईओसी की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी है, ये तो न्यूज बहुत बढ़िया मेरे भाई। आईओसी की फर्स्ट जो वीमेन प्रेसिडेंट बनी है, इनका नाम क्या है? क्रिस्टी कोवेंट्री। ओके, क्रिस्टी कोवेंट्री 10th प्रेसिडेंट बनी है। न्यूज बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, किस नंबर की प्रेसिडेंट बनी है? 10वें नंबर की प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जिम्बाब्वे की। ये जरूर याद रख लेना। अभी 144वां जो आईओसी सेशन चल रहा है वो कोस्टा ग्रीस में चल रहा है, कोस्टा नवारीनो में। ओके, और 8 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है कि नहीं? सुपर न्यूज दोस्त, गजब न्यूज है, मतलब आना ही है एग्जाम में, कोई नहीं रोक सकता है इसको दोस्त। अपन थोड़ा खुद को बड़ा कर लेता है, अपन तो बड़ा हो गया। ओके, चलो फाइन। अब जरा ध्यान से देखना दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनका नाम? क्रिस्टी कोवेंट्री। ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये प्रेसिडेंट, 10वें नंबर की प्रेसिडेंट है। जिम्बाब्वे की 144वें आईओसी जो सेशन आपका कहां पर हो रहा है? ग्रीस में, वहां पर इनको चुना गया है, 8 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट थॉमस बैक है, उनको रिप्लेस किए। थॉमस बैक को इन्होंने रिप्लेस किया है। किसको मेरे भाई? थॉमस बैक को। ठीक है, आगे, ये फर्स्ट वीमेन है, फर्स्ट अफ्रीकन है जो आईओसी प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगी। 41 वर्षीय और 41 वर्ष की उम्र में यंगेस्ट भी है। 2 टाइम की ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन है। हो सकता है ये एग्जामिनर पूछ ले, स्विमिंग किस खेल से संबंधित है? 2 टाइम ओलंपिक मेरे दोस्त स्विमिंग चैंपियन है। ओके, यंगेस्ट एवर है जिनको इसमें इलेक्ट किया गया, यंगेस्ट एवर मेरे दोस्त, यंगेस्ट एवर। ओके, है कि नहीं बढ़िया न्यूज? अब जरा कनेक्ट करते 2 4 5 अपॉइंटमेंट को भी, और फरमाइएगा। जैसा भी हम लोगों ने देखा था, एक है ऑटो, इसका नाम है बजाज ऑटो मेरे भाई। ओके, बजाज ऑटो, इसने राजीव बजाज को अपॉइंट किया है। ओके, राजीव बजाज को इन्होंने फिर से एमडी के तौर पे, मेरे दोस्त हेड के तौर पे अपॉइंट कर लिया है। अभी एक और अपॉइंटमेंट रहा था, वो रहा था मयंक शर्मा का। ये सब मार्च के मेरे भाई, मयंक शर्मा का। इनको बनाया गया कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। ओके, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट मेरे भाई। ओके, एक है टाटा कम्युनिकेशन मेरे भाई। इसके बोर्ड में अभी चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट हुए हैं एनजी सुब्रमण्यम। ओके, एनजी सुब्रमण्यम मेरे भाई, एनजी सुब्रमण्यम। एक है इंडियन बैंक एसोसिएशन, IBA। ओके, इसके जो सीईओ बने, इनका नाम है अतुल कुमार गोयल मेरे भाई, अतुल कुमार गोयल मेरे दोस्त। एटीएमए मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इसके जो चेयरमैन बने उनका नाम है अरुण मेमन मेरे भाई, अरुण मेमन, नाम याद रखना बेटा दोस्त, अरुण मेमन मेरे भाई, अरुण मेमन। ओके, और क्या याद रख सकते हो? हाँ जी, फेडरल बैंक, उल्लाला उल्लाला ना 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 एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, विद्या बालन मेरे दोस्त। MRF की बात करते हैं। MRF के अभी दोस्त ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शुभमन, हेलो, आपकी तबीयत ठीक हो गई? हाँ, शुभमन गिल मेरे दोस्त, शुभमन गिल। ओके, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वैसे ही खड़े खड़े हेलो कर दो आप, हेलो कर दो, हेलो। उसको, हाँ ऊपर हो जा, ऊपर, हेलो। अब ऊपर आके बोल दो, सबको बोल दो हेलो। ऐसे बोलोगे? ऐसे उधर से हेलो कर दो, हेलो एवरीवन, राधे राधे। हाँ, अच्छा ग्रीन आएगा, अच्छा वो आवाज आ रही है ग्रीन। है, आप ना थोड़ा पीछे होके खड़े हो तब आप दिखोगे, पीछे होके हेलो करो, पीछे होके हेलो करो। MRF के ब्रांड में से कौन है? शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल, बोलो शुभमन गिल। गिल चलो जाओ, बाहर जाओ, जाओ दवाई ले लो, आप जाओ। ठीक है, मीठी मीठी से कड़वी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है
लिवाइस के दलजीत दोसांझ बने, वो भी याद रख लेना। एनपीसीआई पार्टनर्स हिटपे टू एक्सपेंड यूपीआई प्ले इन सिंगापुर। अब देखो ये एक न्यूज है दोस्त, सिंगापुर के साथ टाई अप किया है। अब देखो है क्या कि हम अपने यूपीआई को जगह जगह पहुंचाना चाहते हैं, तो एनपीसीआई ने यहां पर पार्टनरशिप कर ली सिंगापुर के साथ। पहली पार्टनरशिप नहीं, पे नाउ के साथ भी हम लोग पार्टनरशिप कर चुके हैं मेरे भाई, पे नाउ के साथ भी हम लोग पार्टनरशिप कर चुके हैं। ओके, तो एनपीसीआई की सब्सिडरी है, इसका नाम है एनआईपीएल इंटरनेशनल, जो देखती है इसका पूरा कामकाज, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इसने यहां पर जो कोलैबोरेशन किया वो हिटपे के साथ किया है। हिटपे कहाँ का? ये अपना प्यारा भारत का मेरे भाई, और ये सिंगापुर का। ओके, सिंगापुर का। इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है यूपीआई को मेरे दोस्त वहां पर ले जाने के लिए। इंडियन जो ट्रैवलर्स है वो क्यूआर कोड बेस्ड जो पेमेंट है वो वहां पर कर पाएंगे। ओके, डन, क्लियर। आज बेटा इसको फीवर आ गया, ठीक है, और मैं मेरे तो सुबह होश उड़ गया, मैं नींद में था, एकदम से मैं उठा तो इनकी मम्मी ने बोला कि 106 फीवर मुझे सुनाई दिया। तो मैंने बोला यार 106 फीवर था क्लास लेने का? कहते 106 नहीं, 1.10 1.6 फीवर था। सुबह 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 वो, मतलब सुबह से ही वो इतनी क्रैंकी सी हो रखी है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको फीवर आ रखा है। अब तो वो दवा लिए थोड़ा सा तो वो हेलो कर रही है, नहीं तो सुबह से तो बड़ी वो परेशान हो रही थी। सुबह तो तभी तो मेरे भाई क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि ऐसा हेडेक हो रहा था कि बस मैंने इसलिए सुबह क्लास नहीं ली थी। तो मैंने कहा यार आधा घंटे की क्लास लूंगा, बच्चे फिर कहेंगे यार सर क्या खाना पूर्ति कर रहे हो। ठीक है, इससे बढ़िया 12 बजे क्लास लेते हैं, आराम से रिवीजन भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, न्यूज भी कवर हो जाएगी। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एनपीसीआई, इसने मेरे दोस्त पार्टनरशिप करी है हिटपे के साथ यूपीआई पेमेंट सिंगापुर में करने के लिए। ओके, डन 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 डन। ये फर्स्ट यूपीआई पार्टनरशिप नहीं है सिंगापुर में मेरे भाई, 2023 में यूपीआई की, मतलब सिंगापुर के पे नाउ से भी पार्टनरशिप की थी, पे नाउ से भी पार्टनरशिप की थी। ओके, डन। डीपीआईटी और यस बैंक ने हाथ मिला लिया किस चीज के लिए? इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए। मर्सिडीज बैंक के साथ भी मेरे दोस्त यहां पर डीपीआईटी ने समझौता किया है। डीपीआईटी बहुत समझौते कर रहा है मेरे भाई, एक जगह नहीं रुक रहा। पेटीएम के साथ भी उसने समझौता किया था फिनटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप से उनको मदद करने के लिए। तो डीपीआईटी और यस बैंक के बीच में पार्टनरशिप हुई है किस चीज के लिए? स्टार्टअप्स जो है मेरे भाई उनको सपोर्ट करने के लिए, बस इतना याद रखना, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। दो समझौते हैं डीपीआईटी के। यस बैंक का जो हेड स्टार्टअप प्रोग्राम है उसकी मदद ली जाएगी, यस बैंक के हेड स्टार्टअप प्रोग्राम की मदद ली जाएगी। ओके, डन। नेक्स्ट, डीपीआईटी ने मेरे दोस्त किंड्रिल किंड्रिल के साथ पार्टनरशिप करी है। ओके, किस चीज के लिए? वही इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आईटी स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए। बस आपको शॉर्ट में लिखना है डीपीआईटी प्लस दिस फॉर द पर्पज ये। ओके, और कुछ नहीं। ये न्यूज में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, 6 महीने बाद पुरानी हो जाएंगी। यूपीआई वाली न्यूज है वो पुरानी नहीं, वो एवरग्रीन है। आरबीआई वाली न्यूज मेरे दोस्त कुछ ऐसी है जो एवरग्रीन है, लेकिन ये न्यूज ऐसी है जो कि 6 महीने बाद अपने लिए आउटडेटेड है, कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। सिर्फ डीपीआईटी प्लस किंड्रन इज किंड्रन। ओके, किंड्रन मेरे भाई, ठीक है। किंड्रल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ समझौता हुआ है इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको आगे ले जाने के लिए मेरे भाई, इनोवेशन को एक्सेलरेट करने के लिए। ओके, ये न्यूज और अच्छी है दोस्त। ये कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल है, ओके, उनकी मेंटल हेल्थ हमारे लिए प्रायोरिटी है, और उसी के लिए यहां पर एएफएमएस आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ने यहां पर नीम हंस बेंगलुरु के साथ समझौता किया है कोलैबोरेटिव रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए। ओके, तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के साथ समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू है मेरे भाई, नीम हंस जिसमें आएगा इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसके साथ समझौता ये किया है फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए, ये मेंटल हेल्थ जो सपोर्ट है इनहेंस करने के लिए। और आर्म्ड फोर्सेस, देखो सिंपल शब्दों में आज के समय में मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ और मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, बेकार हो आप। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं, आप मेंटल हेल्थ ठीक है, बहुत कुछ है आपके पास। मानसिक तौर पे स्वस्थ होना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है। इंसान आज के समय में परेशान ओवर थिंकिंग की वजह से है, आजकल मेरे दोस्त जो माहौल है उसकी वजह से है। तो आपका मेंटली सुकून में रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोगों को अपनी हेल्थ पे काम करना, और उसमें भी मेंटल हेल्थ पे काम करना है। फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेंटल हेल्थ पे काम करना है। तो यहां पर ये कहते हैं जो मेंटल हेल्थ सपोर्ट है उसको एनहेंस करने के लिए यहां पर ये समझौता रहा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस और नीम हंस के बीच में। नीम हंस की फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सेबी ने यहां पर डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप करी। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर एक तरीके से ऐसी व्यवस्था जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो।
डिजी लॉकर एक ऐसी व्यवस्था जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में कैरी करो, यहां पर डिजिटल फॉर्म में आप रख सकते हो और जब नीड हो तब इसका इस्तेमाल कर सकते हो मेरे भाई। तो ये कहते हैं कि अगर अनक्लेम्ड जो अनक्लेम्ड असेट है सिक्योरिटी मार्केट में, उसको रिड्यूस करने के लिए सेबी ने पार्टनरशिप करी है डिजी लॉकर के साथ। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई, अब किसी की डेथ हो गई दोस्त, अब उनके जो नॉमिनी वगैरह है उनको कैसे पता चले? तो यहां पर क्या होगा कि अब डिजी लॉकर में प्रॉपर नॉमिनी के पास मैसेज जाया करेगा मेरे भाई, ठीक है। कभी XYZ घटना हो जाती है तो मार्केट रेगुलेटर सेबी कह रहा है कि हम डिजी लॉकर के साथ एक पार्टनरशिप करे हैं, गवर्नमेंट बैक्ड एक डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। इसमें आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हो मेरे भाई, डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्टोर करते हो। अनक्लेम्ड असेट को रिड्यूस करने के लिए इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को एनहेंस करने के लिए ये एक डिसीजन लिया गया। दोनों ने हाथ मिला लिया है। डिजी लॉकर आजा भैया मिलने हमसे, हम साथ में चलेंगे। ओके, जो इनिशिएटिव है उसका उद्देश्य क्या है कि इन्वेस्टर जो क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे इंफॉर्मेशन ऑन देयर डीमैट एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग थ्रू दी डिजी लॉकर। बात समझ में आ रही बेटा? नेक्स्ट, डिजीलॉकर यूजर कैन नाउ फैच एंड स्टोर देयर स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर। जो शेयर्स की होल्डिंग आपने कर रखी है उसका जो स्टेटमेंट है वो आप यहां पर फैच कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड यूनिट्स को मेरे भाई यहां पर जो स्टेटमेंट है उसको फैच कर पाएंगे मेरे भाई, ये सारी चीजें कर पाएंगे। सिंपल है। इसमें अभी तक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मिलता था, इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट रहते थे, एनपीएस अकाउंट स्टेटमेंट रहता था। अब इसको एग्जिस्टिंग जो सुविधाएं है उसके अलावा भी एक्सपेंड कर दिया गया है। ओके, आप इसमें नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं डिजिटल लॉकर अकाउंट में और उसको अलाउ कर सकते हैं यूजर के डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए आफ्टर देयर डिमाइस, देहांत के बाद। ये फैमिली को मेंबर्स को मदद करेगा, लीगल हेयर्स को, कि वो जो डिसीज जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है उसके फाइनेंशियल असेट को और आसानी से मेरे भाई मैनेज कर पाए। ओके, नेक्स्ट, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है दोस्त 4.7%। जहां बेची वो संस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4.7% स्टेक बेचा है नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट में। ओके, 815 करोड़ रुपए, 815 करोड़ रुपीस में। तो एसबीआई बहुत कुछ बेच रहा है। एसबीआई ने अभी जियो पेमेंट बैंक में भी लगभग 70% के आसपास अपनी हिस्सेदारी बेच दी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास 7% हिस्सेदारी है जियो पेमेंट बैंक की मेरे भाई। ओके, अब एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 4.7% अपनी हिस्सेदारी बेची है नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट में और इसके माध्यम से 815 करोड़ रुपए उठाए हैं। जो NHITS को 2021 में स्टैब्लिश किया गया था और इसको स्पॉन्सर कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नेशनल जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसको सपोर्ट करता है। आई होप क्लियर होगा बेटा। कितना स्टेक कितने में बेचा गया है उतना याद रखना है और किस संस्था में बेचा गया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड सोल्ड ओवर 6.10 NHIT यूनिट और इसका जो स्टेक है वो 9.34% से 4.69% पे आ गया है। ओके, टाटा कम्युनिकेशन ने बड़ा बढ़िया एक इनिशिएटिव लिया है। आज के समय में क्लाउड सर्विसेज काफी एक्सपेंसिव है, तो इन्होंने क्या किया है कि वायु अनवील किया एक ओवरऑल एआई क्लाउड ऑफरिंग फॉर एंटरप्राइजेस। अब जो एंटरप्राइजेस अगर उनको क्लाउड सर्विसेज चाहिए तो अब टाटा कम्युनिकेशन वायु नाम से क्लाउड सर्विसेज दे रहा है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड विच इज इनटू द प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज। ओके, इसने अभी वायु नाम से अपना नेक्स्ट जनरेशन एक क्लाउड फैब्रिक लॉन्च किया, कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड सर्विसेज एंटरप्राइजेस को, संस्थाओं को प्रोवाइड करने के लिए। आपको इतना याद रखना है वायु किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका पर्पस क्या है मेरे भाई, बस बात खत्म। नेक्स्ट, DLAI ने अपने को मेरे दोस्त रीब्रांड कर लिया है, रीब्रांड यूनिफाइड फिनटेक फोरम के तौर पे। ओके, यूनिफाइड फिनटेक फोरम के तौर पे। तो यहां पर जरा देखना, डिजिटल जो लैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO है फॉर फिनटेक सेक्टर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर मेरे भाई। और इसने खुद को रीब्रांड किया, इसका नाम अब क्या है? यूनिफाइड फिनटेक फोरम, यूनिफाइड फिनटेक फोरम। क्लियर बेटा? यूनिफाइड फिनटेक फोरम। इसमें 120 से ज्यादा मेंबर्स हैं और स्पेशली दिस इज स्पेशली आफ्टर वाज ग्रांटेड ऑफिशियल, ओके, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट वाज ग्रांटेड ऑफिशियल SRO स्टेटस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर। ठीक है भाई, ये तब हुआ है जब फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट को बैंकिंग नियामक द्वारा आधिकारिक SRO का दर्जा दिया गया है। ओके, तो इसको हम याद रखेंगे, इसका नाम क्या? यूनिफाइड फिनटेक फोरम। यूनिफाइड, ये वाला पेज पर फोकस करिए, यूनिफाइड फिनटेक फोरम मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। आज 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है मेरे भाई। ओके, इसका विषय है फॉरेस्ट एंड फूड। 2012 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था कि मार्च 21 को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ओके, इसका पर्पस क्या है? ये कहते हैं कि जितने भी प्रकार के फॉरेस्ट है, ठीक है,
और जो ट्रीज और जो फॉरेस्ट है उनको रिकॉग्नाइज करना है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, यहां पर उद्देश्य रखा गया, उसी के लिए लोगों को अवेयर करना है। ठीक है, चलो देखो, फाइनल नहीं प्रोविजनल डेटा होता है, अभी जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके आधार पर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है फिर उसमें डेटा में चेंज होता रहता है। ओके, अब जरा ध्यान रखना, इसकी भी जो पीडीएफ, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, जीए बाय आशीष गौतम मेरे भाई, टेलीग्राम ग्रुप है, बिना स्पेस दिए सर्च करना, इसमें 1,37,000 स्टूडेंट है, 1,37,000 बच्चे मेरे भाई। जीए बाय आशीष गौतम टेलीग्राम ग्रुप, इसमें 1,37,000 बच्चे हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। 3 बजे इसी सेशन पर बेस्ड एक क्विज होगा, 20 डेली बेसिस पे 3 बजे क्विज होता है, डेली बेसिस पे मेरे भाई 3 बजे क्विज होता है, तो आपको इसमें जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, इसी में पीडीएफ मिलेगा। फिनलैंड वर्ल्ड का सबसे हैप्पी कंट्री है। अगर सबसे हैप्पी कंट्री की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे यहां पर फिनलैंड टॉप पे बैठा हुआ है मेरे भाई, फिनलैंड, ये फिनलैंड टॉप पे बैठा है, डेनमार्क दूसरे पे है, आइसलैंड तीसरे पे है, स्वीडन चौथे पे, नीदरलैंड पांचवे पे। एटलीस्ट टॉप 5 पकड़ने पड़ेंगे। FDISN, ओके, FDISN, ओके, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड। ओके, लास्ट में आप देखेंगे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान बिल्कुल आखिरी में बैठा है 147वें नंबर पे। यहां पर लोग खुशी नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 कहती है कि सबसे ज्यादा अगर खुशहाल कोई देश है तो वो फिनलैंड है। ओके, सबसे कम खुशहाल देश कोई है तो वो अफगानिस्तान है। और इसमें अगर आप यूएस को देखेंगे तो यूएस 24वें नंबर पे है, और जो यूके मेरे भाई ये 23वें नंबर पे है। ओके, यूएस 24वें पे और यूके 23वें नंबर पे। ओके, अपने इंडिया अपना 118वें नंबर पर है 147 देशों में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2024 की रिपोर्ट में भारत 126वें नंबर पे था, तो यहां पर भारत को 8 पायदान का फायदा मिला, 126 से 118वें नंबर पे आ गया मेरे भाई, 126 से 118वें नंबर पे। इवन उससे पहले भी 23 में भी 126वें नंबर पे था, 24 में भी 126वें नंबर पे था, अब 25 में यहां पर भारत 118वें नंबर पे आ गया है। ओके, 118वें नंबर पे। तो फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्री बना हुआ है। ओके, यूएस 24वें नंबर पे है। तो जब से ग्लोबल रैंकिंग आई है, लोएस्ट एवर लेवल है यूएस का, लोएस्ट एवर 24वें नंबर पे यूएस। ओके, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड ये टॉप 5 में आते हैं। चलिए बढ़िया है। ये 8th ईयर है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग, 8th ईयर है फिनलैंड के लिए, 8th ईयर कंटिन्यूड फॉर एन 8th ईयर, जब ये सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। इस रिपोर्ट को वेलबींग रिसर्च सेंटर ने पब्लिश किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ये रिसर्च सेंटर। ओके, इसने यहाँ पर गैलप के साथ पार्टनरशिप में, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के साथ मिलकर पार्टनरशिप में इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इसमें 6 यहां पर फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे इस रिपोर्ट को तैयार किया था। अक्सर ये पूछता है, सोशल सपोर्ट, जीडीपी पर कैपिटा, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये 6 पैरामीटर्स है, 6 फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अगर पड़ोसी में देखें तो यहां पर श्रीलंका दोस्त ये 133वें नंबर पे है, बांग्लादेश 134वें नंबर पे है, पाकिस्तान 109, हाँ, बांग्लादेश, नेपाल 92, चाइना मेरे भाई 68, चाइना 68, नेपाल 92। तो भारत से देखिए कौन ऊपर है, भारत से देखिए कौन नीचे है, यही पूछ लेता है मेरे भाई कि खुशहाल देशों में भारत से नीचे कौन है, भारत से ऊपर कौन है। ओके, तो ये नीचे ऊपर जरूर याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन रहा है, लगातार बन रहा है दोस्त। तो बॉक्सिंग 2028 के जो ओलंपिक है उसमें फाइनली मोहर लग चुकी है कि हाँ जी ओलंपिक इसका भाग होगा। हमने देखा 5 स्पोर्ट्स तो शामिल किए गए, अब बॉक्सिंग को भी यहां पर शामिल कर लिया गया। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग मेरे भाई, ऐसा नहीं था कि बॉक्सिंग शामिल नहीं था, बॉक्सिंग शामिल था। ठीक है, लेकिन लॉस एंजल्स जब फाइनल शेड्यूल आया था कि 2028 में जो ओलंपिक होने वाले, तो उस दौरान बॉक्सिंग को बाहर रखा था, जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन उसको सस्पेंड कर दिया गया था, तो उसके चलते यहां पर, लेकिन अब वर्ल्ड बॉक्सिंग बन गया है तो बॉक्सिंग को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो बॉक्सिंग ओलंपिक स्पोर्ट्स का भाग बना रहेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यहां पर वोट किया है कि 2028 का जो गेम होगा यूएस में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स में, इसमें बॉक्सिंग भी इसका भाग रहेगा। स्पोर्ट्स प्रोग्राम का भाग नहीं था नेक्स्ट ओलंपिक के लिए, जब शेड्यूल फर्स्ट अनाउंस हुआ था 2022 में। बॉक्सिंग हैज फीचर्ड, हर ओलंपिक में बॉक्सिंग रहा है 1904 से, बट 1912 को छोड़ के मेरे भाई सिर्फ 1912 में बॉक्सिंग नहीं रहा था। ओके, इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है इसको सस्पेंड कर दिया गया था 2019 में, उसके बाद भी बॉक्सिंग शामिल होता रहा है, लेकिन 2028 वाले में शुरुआत में इसको बाहर रखा था, अब फाइनली शामिल कर लिया गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग के बनने के बाद। वर्ल्ड बॉक्सिंग 2023 में बन गया मेरे भाई। डन, क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। जापान फर्स्ट कंट्री है जिसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। वर्ल्ड कप कौन सा? फीफा वर्ल्ड कप के लिए। जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला 2026 वाला, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, भाई जो होस्ट कंट्री है वो बाय डिफॉल्ट क्वालिफाइड होती है, मतलब क्वालिफाई कर चुकी होती है। जैसे पाकिस्तान अगर कोई चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करे तो वो बाय डिफॉल्ट क्वालिफाई कर चुका है। ओके, बाकी टीम उनको क्वालिफाई करना होता है।
अब वैसे ही यहां पर 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको होस्ट करने जा रहा है, तो उसमें वो तो होस्ट कंट्री तो क्वालिफाई कर चुकी है, जो नॉन होस्ट कंट्री है उसमें पहली कंट्री कौन सी है, तो वो जापान है दोस्त। तो जापान हैज बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर 2026 वर्ल्ड कप। ओके, जापान फर्स्ट नॉन होस्ट नेशन है जिसने इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है वो आपका कनाडा में है, यूएसए में है और मैक्सिको में है। 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है मेरे भाई, ये आपका एमएसपी मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल। ओके, मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल। और 2034 का जो है वो सऊदी अरब होस्ट कर रहा है। 2034 का बात समझ में आ रही है? ये तीनों जरूर याद रखना बेटा। डन डन। तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, मजा आया। प्रॉपर रिवीजन भी हुआ मेरे भाई, प्रॉपर हम लोगों ने तसल्ली से न्यूज भी अपनी कंप्लीट कर ली। ओके, और हम लोगों ने प्रॉपर रिवीजन भी कर लिया, सारे एमसीक्यूज भी डन हो गए, सारा रिवीजन भी डन हो गया, सारे न्यूज भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए, बढ़िया लगा होगा आई होप आपको। ओके, बाकी आप लोगों से गुजारिश रहेगी जो एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं, सुदर्शन बैच से अपनी क्लासेस कंप्लीट करिए मेरे भाई। 9 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं और उसकी प्रॉपर पीडीएफ आपको दी जा रही है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी प्रिंटेबल पीडीएफ दी जा रही है। आप सुदर्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट भी, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपके पास वॉरियर प्रो होना चाहिए। वॉरियर प्रो आपको 1420 का मिलेगा 24 महीने वैलिडिटी के लिए। आप Y168 कोड यहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर बेटा। और इसके अलावा अगर जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जिनको सिर्फ जीए पढ़ना, जनरल अवेयरनेस पढ़ना, फाउंडेशन, मंथली करंट अफेयर्स या मेंस स्पेशल बैचेस या मॉक टेस्ट लगाने, वो सिर्फ मेरे दोस्त वॉरियर प्रो लेंगे। जिनको सिर्फ जनरल अवेयरनेस की मेंबरशिप चाहिए, जिनको मैथ्स की भी चाहिए, जिनको रीजनिंग की भी चाहिए, जिनको इंग्लिश की भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, इंटरव्यू भी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी चाहिए, देन फिर गो विद बैंक महापैक। ओनली फॉर जीए वॉरियर प्रो, फॉर ऑल सब्जेक्ट, फॉर टेस्ट सीरीज मेरे दोस्त बैंक महापैक। और हाँ, अगर आप Y168 कोड यूज कर सकते हैं तो करिएगा, क्योंकि अगर आपने ये यूज किया और आपका सिलेक्शन होता है तो आपके बैंक महापैक का भी प्राइस रिफंड किया जाएगा और वॉरियर प्रो का भी मेरे भाई प्राइस रिफंड किया जाएगा। और ये जो सुदर्शन बैच है ये बैंक महापैक का पार्ट है और वॉरियर प्रो का पार्ट है। ये सिर्फ दो चीज का पार्ट है। एक, अगर आपके पास बैंक महापैक है आप सुदर्शन देख सकते हैं, आपके पास वॉरियर प्रो है मेरे भाई, आप सुदर्शन की क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। ये 700 के आसपास आपको पड़ेगा दोस्त। आई होप क्लियर होगा बेटा। ठीक है, तो डबल वैलिडिटी शुरू हो चुकी है। जो बैंक महापैक आपको पड़ रहा है वो 2799 का है। 12 महीने वाला जो बैंक महापैक है वो 2799 का। प्रोसेस क्या वो बता दे रहा हूं आपको। हमारी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बैंकिंग चूज करेंगे कैटेगरी, और उसके बाद आप यहाँ राइट साइड में एक ऑप्शन आता है स्टोर का, स्टोर में जाइएगा। स्टोर में जाने के बाद एक ऑप्शन आता है लाइव क्लास का। ठीक है, लाइव क्लास में जब वहां पर आपको दिखेगा लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, मॉक वगैरह वो दिखेगा। तो जब आप लाइव क्लास में जाएंगे मेरे भाई तो वहां लाइव क्लास में आपको बैंक महापैक, वॉरियर प्रो ऐसे बैचेस दिखेंगे, नहीं दिखे तो स्क्रॉल कर लेना। और उसके बाद मेरे भाई वहां पर बाय डिफॉल्ट एक कोड लगा हुआ जिसपे आपको 77% डिस्काउंट मिलेगा, उसको हटाना, Y168 लगाना, इस पे 79% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा 1% के लिए कॉइन सेलेक्ट कर लेना। 80% पे आपको बैंक महापैक के जो प्राइस दिखेंगे वो पड़ेगा मेरे भाई 2799 का। ओके, क्लियर बेटा। फिर भी कोई डाउट है तो आप यहां पर मेरे दोस्त कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की आपको क्वेरी है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।